नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। खास मुलाकात के आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार जी। तो आइए सीधा उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। थैंक यू। आपके माध्यम से मुझे भी अपनी बातें रखने का मौका मिल रहा है और आपके जो हजारों लाखों दर्शक हैं उनके सामने भी हम अपनी बातें रखेंगे। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये विभाग जो है वो कैसे काम करती है। देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एक बहुत पुराना विभाग है और आज़ादी के पहले भी इसकी अवधारणा रखी गई थी। मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की हम लोग जांच करते हैं और उसके लिए जो हमारा कानून है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, उसके तहत एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद में ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रायल होता है वो कराते हैं, सज़ा दिलाते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सरकारी कामकाज में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो उस पर निगरानी रखने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए ये एक संस्था बनी हुई है, विभाग बना हुआ है जो निगरानी विभाग के अंतर्गत आता है। सर तकरीबन आपका 1.5 साल का कार्यकाल रहा है। इस 1.5 साल में अपराध का जो है मतलब इस तरह की जो शिकायतें आती हैं भ्रष्टाचार की, ये संख्या बढ़ी है या घटी है? देखिए, जब मैंने योगदान दिया था तो जो आंकड़े थे तो उन आंकड़ों से ये स्थिति आ रही थी कि बहुत कम मामले निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच किए जाते थे और बहुत ही कम मामलों पर एफआईआर होती थी। उसके आने के बाद बहुत सारे हमने परिवर्तन किए हैं, नई तरीके लगाए गए हैं, पदाधिकारियों को मोटिवेट किया है, उनकी ट्रेनिंग दिलाई है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थीं जिनके कारण आम पब्लिक इस कार्यालय में आकर के अपनी शिकायत दर्ज नहीं करानी चाहती थी। उन सभी को हमने दूर किया है और उसका रिजल्ट बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है, जिसके कारण अब लगातार शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों की जांच होती है और जांचोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो ट्रायल में न्यायालय में थी उसमें बहुत सारे मामलों में सज़ा भी हो रही है। इन सब पैरामीटर्स पर मैं कहूँगा कि अभी तक का श्रेष्ठतम उपलब्धि हम लोगों के इस पिछले 1-1.5 साल में चल रही है। सर अगर बात करें पिछले 1 साल का डेटा का तो कुछ बता सकते हैं कि एग्जैक्ट मतलब कितना जो फिगर है वो सामने आया है? मैं बता देता हूँ। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 3 तरह के मुख्य कांड या मुख्य अपराध हम लोग जिनको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक है सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेना, जिसको हम ट्रैप का केस बोलते हैं, रंगे हाथ रिश्वत के मामले। दूसरे वो सरकारी पदाधिकारी जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति बना ली है तो उसकी जांच करके कार्रवाई करते हैं। और तीसरा है किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किसी भी निर्णय लेने में भ्रष्ट दुरुपयोग किया गया अपने पद का, तो वो तीसरी श्रेणी के मामले हैं। तीनों श्रेणियों को मिला करके अगर कुल एफआईआर हम देखें तो 2024 में महज 15 एफआईआर हुई थी पूरे साल में। ये आंकड़ा पिछले कई सालों के आंकड़ों से तो कम था ही, और हमने कहा और सोचा कि इसको और पहले देखते हैं कि ब्यूरो की क्या उपलब्धि रही है। तो जब से झारखंड अलग हो गया और बिहार बचा है, तब से 25 सालों से यानी 2000 से 2024 तक का जो था एवरेज वो 72 एफआईआर होती थी। 2023 में सबसे कम हुई 15, वो बहुत कम थी, बहुत सारे कारण रहे उनके। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें, एवरेज निकालें, पूरे 25 सालों का एवरेज, कोई कम नहीं होता है, तो 25 सालों के एवरेज में 72 एफआईआर होती थी हर साल। यानी कि अगर हम महीने की बात करें तो 6 एफआईआर हर एक महीने होती थी। हम लोगों ने इसको टारगेट किया, हमने कहा कि नहीं, जो भी पब्लिक आती है उसकी सुनवाई हो, उस पर जांच हो और कार्रवाई हो। तो 2025 में ये आंकड़ा बढ़ के 122 हो गया, यानी जो 72 एफआईआर होती थी 72, वो बढ़ के 122 हो गई। यानी 10 एफआईआर हम लोग हर महीने करने लग गए, जो पहले 6 एफआईआर होती थी। 2026 में हमने पहले ही कहा था कि हम अपने ही 2025 का जो ऑल टाइम हाई आंकड़ा है उसको हम बीट करेंगे, उसको दूर करेंगे। अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। 122 का अगर हम आधा निकालते हैं तो 61 होता है, लेकिन अभी तक ऑलरेडी हमने 73 एफआईआर कर दी है। यानी कि आधे से भी ज़्यादा एफआईआर पिछले साल के आंकड़ों से हमने ज़्यादा कर दिया। तो जो ट्रेंड दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 25 सालों के एवरेज से 1.5 गुना ज़्यादा हमने 2025 में की और 2025 से भी ज़्यादा एफआईआर हम 2026 में कर रहे हैं। ये कुल एफआईआर की बात है।
तो इसको अलग अलग आंकड़ों में अगर हम देखें, रंगे हाथ जो रिश्वत के मामले हैं उसमें 25 सालों का एवरेज था 47, यानी हर साल 47 कर्मियों पर एफआईआर होती थी, वो पकड़े जाते थे जो रंगे हाथ रिश्वत लेते थे। ये आंकड़े पे हमने पिछले साल काम किया और ये 47 बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो गया। कुल 101 मामलों में ट्रैप के रंगे हाथ रिश्वत के जो मामले हैं उसमें हमने एफआईआर दर्ज की। और इस साल का आंकड़ा, पिछले साल 101 हुआ था, दिसंबर तक 50 या 52 होना चाहिए, लेकिन आंकड़ा भी बढ़ के अब 67 हो गया। यानी पिछले साल का आंकड़ा जो ऑल टाइम हाई था उसको भी हमने इस साल बीट किया। तो लगातार हमारी बढ़ती हुई कार्रवाई का ये नतीजा है। इसी तरह से आय से अधिक संपत्ति के मामले और पद के भ्रष्ट दुरुपयोग के मामले जो योजनाओं में गड़बड़ी से संबंधित है, उनकी भी हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। और केवल जांच ही नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि न्यायालय में जो हमारे मुकदमे चल रहे हैं उसके लिए भी हमने नई व्यवस्था की है। उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सज़ा दिलवाई जा रही है। अगर हम सज़ा की बात करें आपके पास जी। तो 25 सालों में एवरेज 5.6 लोगों कांडों में सज़ा मिलती थी, यानी हर 2 महीने पे एक। 12 महीने में 6 अगर हम मान लेते हैं तो हर 2 महीने पे एक मामले में सज़ा होती थी। ये आंकड़ा बहुत कम था। हमने अपने सरकारी वकील जो कोर्ट में हमारा पक्ष रखते हैं उनके साथ मीटिंग की, लगातार कोऑर्डिनेट किया। हम लोगों का काम है पुराने गवाह को पेश करना, उनके लिए टीम बनाई गई, पूरा एक मॉड्यूल बनाया गया, पूरा एक सेक्शन बनाया गया, 2 ऑफिसर उसके पीछे लगा दिए गए। तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा गवाह कोर्ट में जा रहे हैं। पिछले साल जहाँ एवरेज 6 लोगों को सज़ा होती थी साल में, वो 5 गुना बढ़ कर के 30 लोगों को सज़ा हुई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस साल आप कह सकते हैं कि कम से कम 15 सज़ा हो गई होगी, लेकिन इस बार का आंकड़ा अभी उतना नहीं पहुंचा है। अभी तक 9 मामलों में सजाएं हुई हैं। उसका कारण कुछ ये भी रहा कि माननीय न्यायालय में कुछ ट्रांसफ़र्स हुए थे, उसकी वजह से नए माननीय जज जो आए उनको कांडों को समझने में और हमारी जो टीम थी उससे तालमेल बैठाने में कुछ समय लग रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है जो बचे हुए 6 महीने हैं उसमें ये आंकड़ा हम लोग निश्चित रूप से पिछले साल के आंकड़े के बराबर तो पहुंच ही जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सज़ा दिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की बात सुनना, उसकी जांच करना, कार्रवाई करना और जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। चूँकि राज्य सरकार की नीति है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, उसके तहत जो भी मामले हमारे संज्ञान में आते हैं हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, सबसे अधिक मामले किस विभाग से हैं शिकायत, जैसे कि शिक्षा या फिर पुलिस के द्वारा मतलब पैसों की डिमांड करना थाना वगैरह में, या फिर राजस्व विभाग, या किस विभाग में सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं? देखिए, हम लोगों की कोशिश रहती है कि जो भी कंप्लेंट करने लोग आते हैं वो जिस भी ज़िला से आएँ, तो लगभग सभी ज़िलों से, जो हमारे 38 ज़िले हैं बिहार के, सभी ज़िलों से लगभग हमारे पास कंप्लेन आ रही है। ज़्यादातर पटना और आसपास की आती है, ज़्यादातर विभाग और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भी पटना में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत भी पटना में आती है। तो ये तो हो गई जिलावार। अगर हम विभागवार बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकायतें हमारे पास अंचल विभाग की, पुलिस विभाग की, शिक्षा विभाग की, इस तरह से आती हैं। तो वो आंकड़े ये शो कर रहे हैं कि इन विभागों से ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट, और जब पब्लिक त्रस्त हो रही है तो हमारे पास में आ रही है, हम लोग सुनवाई करते हैं, कार्रवाई होती है। उसका आपके जैसे चैनल के माध्यम से जब प्रचार प्रसार होता है तो और पब्लिक को उत्साह बढ़ता है और पब्लिक आती है। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव फीडबैक है, एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ है कि हम जितना काम करते हैं उतनी ज़्यादा ही शिकायतें मेरे पास में आती हैं। अमूमन आप कह सकते हैं कि जब ज़्यादा काम कर रहे हैं तो शिकायत कम होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी एक साइकोलॉजिकल इशू है, सोशल इशू है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ शिकायत, और जिस कार्यालय में ज़्यादा शिकायत सुनी जाती है पब्लिक, वहीं पर ज़्यादा आती भी है। तो उस कारण से हमारी लगातार, आपको बताया, पिछले 25 सालों के औसत से ज़्यादा कार्रवाई 2025 में हुई, और अब 2026 में उससे भी ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार बढ़ने वाली कार्रवाई है। सशक्त टीम है, मनोबल उसका हाई है। सभी पदाधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग होती है। उनको अभी हमने सीबीआई दिल्ली में भेज के इस साल उनकी ट्रेनिंग भी कराई है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, और जो भी पदाधिकारी आते हैं उनका ओरिएंटेशन कोर्स भी यहाँ कराते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों की गति बहुत अच्छी है और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
सर लोग शिकायत कैसे करेंगे, मतलब पटना ऑफिस में आके या जिलावार कोई ऑफिस है कि हर ज़िले में कि वहाँ पे जाके कंप्लेन करे? देखिए, जो हमारे शिकायतें हैं उसका मुख्य केंद्र बिंदु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का कार्यालय है। यहीं पर हमारा थाना भी है जो 6 सर्कुलर रोड पे अवस्थित है। यहीं पर हमारी चौबीसों घंटे हमने ऐसी व्यवस्था की है कि चौबीसों घंटे सुनवाई करने के लिए कोई ना कोई कार्यालय में उपलब्ध रहे। अवकाश के दिनों में भी सुनवाई होती है। तो यहीं पर आ कर के, क्योंकि सुनवाई कराना, कंप्लेनेंट जब आते हैं तो उनकी बात को बहुत ही सहजता से हम लोग सुनते हैं। भ्रष्टाचार के आयाम बहुत होते हैं, तो बगैर उनको डायरेक्ट सुने किसी और माध्यम से अगर वो हमको सूचना देते हैं तो हम उनको रिंग बैक करते हैं, फ़ोन पर हम उनसे बात करते हैं, फिर उनको यहाँ बुलाते हैं। ट्रैप के मामलों में तो कंप्लेनेंट को यहाँ आना ही पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। वैसे हमारे पास टेलीफोन नंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी है, उसके माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने जारी किए हैं। हर प्रेस नोट में हम लोग लगातार अपने नंबर्स को भी फ्लैश करते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एक बार तो कंप्लेनेंट को एफआईआर के लिए आना पड़ता है। सर ऑनलाइन कंप्लेन का भी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं, देखिए, अभी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम ऑनलाइन कंप्लेंट पर किसी सरकारी ऑफिसर के विरुद्ध में कार्रवाई कर दें। सरकारी ऑफिसर के विरुद्ध जो कार्रवाई होती है वो सत्यापन के बाद होती है, और उस सत्यापन को समझने के लिए हमको उस कंप्लेनेंट को बुलाना ज़रूरी होता है। हम समझना चाहते हैं कि कहीं झूठी कंप्लेन या किसी और के कहने पर तो कंप्लेन नहीं हो रही है। हम अपने पदाधिकारी के साथ में उस कंप्लेनेंट को भेजकर उसका वेरिफिकेशन कराते हैं, और जब वेरिफिकेशन में बात सामने आ जाती है कि हाँ, ये काम के बदले ये घूस मांग रहे हैं, रिश्वत की मांग की जा रही है, और काम उस ऑफिसर के पास में पेंडिंग है, इनका काम है, तो फिर उसके बाद में एफआईआर करते हैं, फिर हम लोग ट्रैप करते हैं। सर मान लीजिए कि हर किसी को शिकायत दर्ज कराने के लिए पटना के ऑफिस में आना होगा। सर अगर गांव के मामले जो है, गांव के लोग बहुत कम यहाँ तक आ पाते हैं, जो जागरूक हैं या जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो तो आके कंप्लेन कर लेते हैं। मान के चलिए कि सर कोई गरीब किसान है, वो अगर एक ज़मीन का रसीद कटवाने के लिए भी जाता है, कर्मचारी वहाँ पैसे का डिमांड किया जाता है, या थाने में हम एक आवेदन देते हैं एफआईआर करवाने के लिए, वहाँ पे भी डिमांड किया जाता है। तो सपोज अगर 500,000 रुपये का डिमांड किया जाता है तो वो आदमी मान लीजिए कि किसी दूर दराज के क्षेत्र के हैं, किशनगंज, अररिया या बॉर्डर के इलाके के हैं, वहाँ से लोगों को बस से आने में कम से कम 600-700 रुपये से ज़्यादा खर्चा है आने का, फिर जाने का उतना हुआ, फिर उनका जो है और भी कुछ खर्च हो जाता है। तो 500 रुपये अगर वो वहाँ पे डिमांड किया जाता है तो वो 500 दे के अपना काम करवा ले या 2,000 दे के यहाँ खर्च करके आए, फिर वो ये करे? देखिए, दो चीज़ें आपके इस प्रश्न में निहित हैं जी। दोनों चीज़ों का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों खड़े नहीं होते हैं और क्यों भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में शिकायत नहीं करते हैं, इसका उस डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है, पर बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपके मानसिक दूरी है। आपकी मानसिकता नहीं है कि हम पदाधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में हम लोगों ने लगातार ये कोशिश की है कि ये मानसिकता बदले। इसके लिए हमने 2 कार्यक्रम किया। एक तो सरकार के द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम ये था, और वो ऑर्डर भी है उसमें, कि जो भी सरकारी पदाधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कराते हैं, सपोज़ 10,000 रुपये की मांग थी, तो वो 10,000 रुपये तो उस पब्लिक को ही यहाँ पे जमा करना पड़ता है। फिर वही 10,000 रुपये ले जा कर के हम उस पदाधिकारी को जब वो दिया जाता है तो हमारी टीम वहाँ रहती है, उनको अरेस्ट करती है। वो 10,000 रुपये फिर जब्त होकर न्यायालय में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि हमारे 10,000 रुपये भी चले गए। वो ऑफिसर को भले जेल हो गई, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो सरकार का एक आदेश था पुराना, जिसमें यह था कि आप उसको तत्काल या जैसे ही चार्जशीट हो आप उसको पैसे वापस कर दें। इसके लिए फ़ंड की व्यवस्था हमने करा दी, प्रॉपर फंड आ गया। अब जैसे ही कोई भी कोई भी हमारे पास में आता है, सरकारी पदाधिकारी को गिरफ्तार कराने के लिए राशि जमा करता है, ट्रैप हो जाता है, वो राशि कोर्ट में फिर जब्ती सूची बन के चली जाती है, उस कंप्लेनेंट को हम लोग तत्काल वो राशि वापस करा देते हैं। हमारे पास में ऐसे मामले जब भी आते हैं, हम लोग हर 2-3 महीने पे जो भी हैं उनके सीधे अकाउंट में राशि वापस कर देते हैं, जिससे कि उनको बार बार यहाँ पर उस राशि को लेने नहीं आना पड़े। तो ये हमारी एक प्रक्रिया होती है। दूसरी, आपने कहा कि
किस तरह की राशि के मामले हमारे पास में आते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास में 5 लाख रुपए की रिश्वत के भी मामले हैं, और हमारे पास में कम से कम 3,500 रुपये देते हुए भी रिश्वत के मामले आए। हो सकता है उस आदमी को आने में 3,000 रुपये लग गया हो, लेकिन ये उस जो हमारी पब्लिक है वो इतनी जागरूक है कि भ्रष्टाचार को ना कहें। उनके मन में ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि हम भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे, या एक तरह से कह सकते हैं इस अन्याय को नहीं सहेंगे, या इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। और उसके लिए कोई इस तरह का मन में ये रखना कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। लोग आपने देखा गाँव में अपने हक की लड़ाई के लिए सालों साल लड़ते हैं, फिर वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा कितना पैसा खर्च होगा। यहाँ पे जो सरकार की सहूलियत है वो ये है कि लगातार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको शीघ्र पैसा मिल जाए। और दूसरा ये कि जब वो कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, बार बार जाना पड़ता है, तो चूंकि वो हमारे गवाह हैं, उनको हम लोग 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको गवाही में आने जाने का जो भी खर्चा बस से ऑटो से जो भी होता है वो भी हम देते हैं। तो गवाही के दौरान जो सरकार की राशि फिक्स की हुई है, जो राशि वो यहाँ जमा करते हैं, उस राशि को तुरंत हम उनको वापस कर देते हैं। 2 चीज़ें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोगों ने शुरू किया, वो ये कि निगरानी सतर्कता सम्मान समारोह हमने लगातार आयोजित किया। ऐसी पब्लिक जो भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ खड़ी होती है, आवाज़ उठाती है और हमारे पास में आती है, और जिनकी कंप्लेन पर लोगों को सज़ा मिलती है, ऐसे लोगों को अपने कार्यालय में बुलाकर हम सम्मान पत्र भी दे रहे हैं और सबको ये बता भी रहे हैं। उनका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके हम सोशल मीडिया पर भी चलाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों। और ये लोग वास्तव में हमारे भ्रष्टाचार की विरुद्ध जो सामाजिक लड़ाई है, उस सामाजिक लड़ाई के बहुत बड़े सिपाही हैं। ये एक सामाजिक समस्या है, जैसे आप कह सकते हैं बाल मजदूरी एक सामाजिक समस्या है, दहेज एक सामाजिक समस्या है, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। बगैर उसके कारण और उसकी परिस्थितियों पर गए बगैर हम लोग सीधे सीधे डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास करते हैं। पब्लिक आती है, वेरिफिकेशन होता है, एफआईआर होती है, लोग जेल जाते हैं, एविडेंस लाते हैं, ट्रायल कराते हैं, सज़ा कराते हैं। और साथ ही साथ उस सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग प्रस्ताव भेज देते हैं, ताकि विभागीय कार्रवाई में भी उसको सेवा से बर्खास्तगी या जो भी उचित दंड है वो संबंधित विभाग दे सके। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हम लोग भ्रष्टाचार पर जो भी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयाँ संभव हो सकती हैं वो हम लोग लगातार करते हैं। सर, अगर कोई शिकायतकर्ता अगर आके शिकायत करता है यहाँ पे, तो उसकी पहचान और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? देखिए, जब तक हमारा ऑपरेशन चलता है तब तक हम लोग बहुत ही गोपनीय तरीके से काम करते हैं। जब एफआईआर होने के बाद में अरेस्ट हो जाता है तो फिर तो ये बात अमूमन आ जाती है कि किस आदमी के कंप्लेंट पर ये हुआ है। जहाँ तक ये रंगे हाथ रिश्वत का मामला है, चूँकि रंगे हाथ रिश्वत के मामले में तो जो रिश्वत दे रहा है सरकारी पदाधिकारी को, उसी के कंप्लेंट पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझसे राशि मांगी गई, तो इसलिए तो उसको तो साथ में जाना पड़ता है और उसी के देते समय ही हम लोग उसको गिरफ्तार करते हैं। तो वहाँ पर उसकी पहचान उस समय तक हम भले सीक्रेट रख लें, लेकिन जब एक बार अरेस्टिंग हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, तो पता ही चल जाता है कि किस आदमी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की। जो बाकी मामले हैं भ्रष्ट जिनों के द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसमें हम लोग दोनों तरीके से काम करते हैं। अगर कोई कंप्लेन करता है हमारे पास में कि उस सरकारी ऑफिसर ने बहुत सारी ज़मीन खरीद ली है, बिल्डिंग बना ली है, गाड़ियों पे आलीशान तरीके से रह रहा है, जो कहीं भी उसकी सरकारी वेतन से माप जो उसका माप है उससे बहुत ज़्यादा गुना वो संपत्ति बना लिया, तो ऐसे मामलों में हम दोनों तरीके से कार्रवाई करते हैं। अगर वो हमको बताना चाहते हैं कि मेरे पास जानकारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी ये गोपनीय रखी जाए, तो हम लोग फिर गोपनीय तरीके से भी उसकी जांच कराते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग कार्रवाई करते हैं और हमारी टीम भी लगी रहती है ये सर्च करने के लिए कौन ऑफिसर
किस तरह से भ्रष्ट है, तो हम अपने तरीके से भी गोपनीय जांच करा के कार्रवाई करते हैं। सर, जैसे कि अभी हाल के दिनों में संजीव हंस जी के ऊपर कार्रवाई हुआ था, वो जेल में भी रहे, आय से अधिक संपत्ति का मामला था, ससुर के नाम पे रिसोर्ट, बीवी के नाम पे पुणे में पेट्रोल पंप और भी बहुत सारी संपत्तियों का जो जिक्र हुआ था वो सामने आया था। जेल में भी रहे, फिर बाहर आए, फिर सेवा में आ गए, फिर अभी गायब है। तो मतलब इस पे क्या हो सकता है सर, ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि वो कांड हम लोगों ने नहीं दर्ज किया, और वो सारा प्रकरण एक दूसरी एजेंसी है निगरानी विभाग के अंतर्गत, उसके द्वारा ये जांच की जा रही है। तो बेहतर ये सवाल का वही जवाब दें, हम लोगों ने हम लोग जो कार्रवाई करते हैं उसके बारे में आपको बताएं। सर, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करते हैं? जैसे एआई वगैरह आ गया, इसके ज़रिए आप लोगों ने कभी कुछ केस को अनुसंधान करने में मदद मिला आपको? हमने वैज्ञानिक अनुसंधान किया है, मतलब जिसे कहते हैं फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराते हैं। जब भी हम किसी आदमी को रंगे हाथ रिश्वत पकड़ते हैं तो नोट में जो कलर होता है वो कलर से उसका हाथ या जहाँ भी वो नोट रखते हैं तो कलर आ जाता है, उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो उसको हम लोग बंद करके, सील बंद करके, मजिस्ट्रेट से, जज साहब से उसकी परमिशन लेके फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजते हैं, और फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जांच आती है। तो जो ये साइंटिफिक हमारा एग्जामिनेशन होता है जो कोर्ट में मान्य है, और उसके आधार पर हमारी सफलता मिलती है। दूसरा, जो ये पदाधिकारी हैं वो जब मांगते हैं, रिश्वत की मांग करते हैं, तो उस समय की वॉइस रिकॉर्डिंग भी हम लोग यूज़ करते हैं, और वॉइस रिकॉर्डिंग को फिर हम लोग मैच कराते हैं। मैच करने में ये पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में उस ऑफिसर की आवाज़ थी, वही ऑफिसर ऐसा कह के पैसे मांग रहे थे, तो उस पर भी हम लोगों को सफलता मिलती है। ये दो प्राइमरली हमारे तरीके हैं, और तरीक़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट उतना ज़्यादा वो प्रयोग में नहीं है। सर, अभी मैं 2 महीने पहले की एक घटना मुझे याद आ गई, मैं बता रहा हूँ कि मैं जहानाबाद से पटना आ रहा था। रास्ते में एक थाना था, सड़क के इस किनारे थाना है और सड़क के दूसरी ओर जो है एक रेस्टोरेंट। मैं उस रेस्टोरेंट पे बैठ के चाय पीने के लिए वहाँ पे रुका था, चाय पी रहा था। उस दरमियान एक आदमी आया और जो QR कोड था स्कैन किया, पेमेंट किया बिना कोई सामान लिए हुए, वो चला गया। तो मैंने जब पूछा उस दुकान वाले से कि इसने मतलब ये पेमेंट किस चीज़ के लिए किया, तो उन्होंने बताया कि सामने जो थाना है वहाँ जो आवेदन जाता है तो वहाँ पे वो पैसे नहीं लेके बोलते हैं कि सामने वाले दुकान के QR कोड पे स्कैन करके उतना पेमेंट कर दो, और फिर वो दुकानदार उसमें से अपना एक तरह से GST कहिए कुछ कमीशन रख के फिर वो थाने को पैसा चला जाता है। तो ऐसे लोग जो नए नए तरीके अपनाते हैं, इसके ऊपर कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, आपने जो बात बताई है, मैं आपसे अलग से ये सूचना भी ग्रहण कर लूँगा, और उसके बाद हम लोग इस पर भी जांच करके कार्रवाई कर सकते हैं, और करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। कानून में तरह तरह के प्रावधान है, मैं बता दूं। काम किसी का पेंडिंग है और आप उसके लिए पैसे मांग रहे हैं, उसकी एक धारा है। दूसरी धारा है कि अगर काम हो गया और आप बोलते हैं भाई मैंने आपका काम कर दिया, फिर भी हमको कुछ पैसा दो इनाम के स्वरूप, या नजराना जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी है। तीसरा है कि सरकारी पदाधिकारी किसी और दूसरे सरकारी पदाधिकारी के लिए पैसे मांग रहा है, मतलब छोटा अफसर बड़े अफसर के लिए पैसे मांग रहा है, वो भी एक अपराध। तीसरा, कोई एक मिडिल मैन, जिसको हम लोग समझते हैं मिडिल मैन, मतलब गैर सरकारी आदमी, किसी भी सरकारी आदमी के नाम पर पैसे मांगता है और वो कहता है हमको पैसे दे दो, हम आपका काम उस ऑफिस में जाके करा देंगे, उसके लिए भी अपराध है और उसकी भी सजा है। और ऐसे बहुत सारे मामलों में हमने उनको भी अरेस्ट किया। जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ 101, ये 101 ट्रैप के केस हैं। इसमें अभियुक्त ज़्यादा हैं, बिकॉज कई मामलों में 2 से ज़्यादा भी अभियुक्त आ जाते हैं। किसी बाहरी आदमी ने, किसी तीसरे आदमी ने काम कराने के नाम पर पैसे लिए, तो मिडिल मैन की श्रेणी में आते हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। हाँ, ये कंप्लेंट वेरीफाई होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर, अधिकतर ऑफिस में देखा जाता है कि जो दलाल होते हैं वो चक्कर मारते रहते हैं कि मैं ये काम करवा दूंगा, या पदाधिकारी भी खुद पैसे नहीं लेके अपने ड्राइवर के ज़रिए, किसी और के ज़रिए वो लेते हैं, तो वो जब संज्ञान में आएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो इस तरह के सूचनाओं को हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार के एक बड़े तंत्र पर कार्रवाई करने में हम लोगों को एक नज़रिया मिलता है और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 3 सुझाव मांगे जाए कि अगर ये हो जाए तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भ्रष्टाचार जब भी है तो आप 2 चीज़ें मान के चलिए, एक रिश्वत दे रहा है तो एक रिश्वत ले रहा है। तो अगर हम ये कहें कि आम जनता अगर जागरूक हो जाए अपने अधिकारों के लिए, अपने चीज़ों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, जिस तरीके से आम पब्लिक जागरूक रहती है वो भ्रष्टाचार के लिए जागरूक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी का यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ गवर्नमेंट के कामों में, आम पब्लिक की जो सुविधाएं हैं उसमें होगा, तो निश्चित रूप से आप इन जनरल देखेंगे टेक्नोलॉजी के यूज़ से भ्रष्टाचार पे बहुत सारी पब्लिक को सहूलियत भी मिलती है और भ्रष्टाचार भी कम होता है। उदाहरण के लिए आपको कहीं पैसे भेजना है, चेक बुक से भेजना है, आरटीजीएस करना है, बैंक में जाइए, लंबा लाइन लगाइए, फॉर्म भरिए, अब सीधे आप अपने मोबाइल से पैसे भेज सकते हैं। तो सहूलियत भी है और पूरा का पूरा हिसाब के हिसाब से पैसा भी चला जाता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, और मैंने कहा कि पब्लिक का जागरूक होना, और तीसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ रूल। जो हमारे जैसे एजेंसी हैं उनकी और संख्या बढ़े, उनकी और मैन पावर बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की और भी संस्थाएं हैं उनको भी मजबूत किया जाए। तो इनसे भी कार्रवाई जब होगी तो कहीं ना कहीं समाज में एक असर पड़ेगा। बट मुख्य रूप से अगर 2 चीज़ें कहें, पब्लिक का जागरूक होना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना, और जो भी हमारे नियम हैं, कानून हैं, उनको इस तरह से पारदर्शी बनाया जाए, इतना उनको अकाउंटेबल बनाया जाए हमारे नियमों को, कि आम पब्लिक को समझने में भी दिक्कत ना हो, और जिससे कि नियमों का कंप्लायंस भी बेहतर हो सके। सर, आपने कहा कि जागरूकता की ज़रूरत है, तो जागरूकता के लिए क्या कर रही है विभाग? लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार हम लोग अपने प्रेस नोट के माध्यम से आम जनता को ये सूचना देते हैं कि इस तरह की भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आज एक आदमी पकड़े गए। पीछे हमारे नंबर, टेलीफोन, कंट्रोल लाइन, कंट्रोल रूम के नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर सारे दिए रहते हैं। तो ये एक जागरूकता का एक प्रथम चरण है। दूसरा है, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला होता है बिहार में, जो तकरीबन 1 महीने तक चलता है। उसमें हम लोग भ्रष्टाचार निरोध प्रदर्शनी लगाते हैं, पूरा एक स्टॉल लगता है जो पुलिस की प्रदर्शनी है उसके अंदर में। उसमें हम बहुत सारे पैम्पलेट बनाते हैं, जहाँ पे जो पब्लिक आती है उनको हम लोग पैम्पलेट देते हैं। उसमें सारी हमारी उपलब्धि, हमारा काम करने का तरीका, किस तरीके से आम जनता को सहूलियत हम देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तीसरा कार्यक्रम हम लोग करते हैं सतर्कता जागरूकता अभियान। उसमें जो भी हमारी पब्लिक, जिनकी कंप्लेन पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों को सज़ा मिल चुकी है, ऐसे कंप्लेनेंट को, पब्लिक को हम बुला के यहाँ सम्मान करते हैं। और ये पहली बार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के इतिहास में, इतने 80 सालों में लगभग हुआ है, जैसा मुझे लोगों ने बताया, कि कभी भी हमने कंप्लेनेंट को बुला के सम्मानित नहीं किया। हम लगातार उनको बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, क्योंकि वही प्रथम वो है जिसके बाद हमारा एक्शन शुरू होता है। अगर हमारे पास में कंप्लेन नहीं आती है तो क्या आप मान के चलेंगे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? हमारे पास में कंप्लेनेंट आते हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, इसलिए हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारी तीसरी जो चीज़ है, जिसमें हम कंप्लेन, जो हमारी शिकायतकर्ता लोग हैं उनको हम लोग बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, तो उससे भी हमारा एक माहौल बनता है और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के प्रति कार्रवाई करने में हम लोगों को मदद मिलती है। सर, क्या ये नहीं हो सकता जितने सरकारी ऑफिस है, चाहे वो ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों तक में, कि वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया जाए, एक बोर्ड लगाया जाए अलग से, कि कोई पैसे का डिमांड करे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सभी सरकारी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उससे निगरानी की जाए। नहीं, बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका। इस तरह से भी कार्रवाइयाँ होती हैं, और आपने देखा कि सरकारी कर्मियों के लिए, सरकारी कार्यालयों के लिए जो नियम बने हैं उनमें सीसीटीवी का प्रयोग अब बढ़ रहा है। तो इन जनरल जब सीसीटीवी का प्रयोग बढ़ेगा और उसके कारण जो टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ेगा, उससे निश्चित रूप से
इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। आम जनता को सहूलियत देने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो निश्चित रूप से किए जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग जहाँ भी हो सकता है वहाँ किया जाना चाहिए। और आम जनता को थोड़ा तो दिक्कत आएगी अगर वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ना कहेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरुआत में। बाद में जब समाज बेहतर होगा, किसी कार्यालय में अगर आप शिकायत देते हैं और कार्यालय के कर्मी पकड़े जाते हैं, उस कार्यालय की व्यवस्था अगर ठीक हो जाती तो उस कार्यालय से जुड़ी जितनी भी पब्लिक है सबका जो मान सम्मान बढ़ता है कि पब्लिक की शिकायत पर पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हुई। और अब जो पदाधिकारी आए हैं, अब भ्रष्टाचार या इस तरह की बात अब यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिला के पब्लिक के जागरूकता से ही जो है हमारा कल्चर, संस्कृति जिसको बोलते हैं, कार्यालय संस्कृति इम्प्रूव हो रही है। और हम चाहते हैं इस तरह की चीज़ें भी आगे बढ़ें। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एक चीज़ है, कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई करना एक चीज़ है, लेकिन निरोधात्मक कार्रवाई करना, प्रिवेंटिव एक्शन जिसको बोलते हैं पुलिस के कामों में कि निरोधात्मक कार्रवाई करना, वो भी ज़रूरी है। तो निरोधात्मक विजिलेंस, प्रिवेंटिव विजिलेंस की भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। सर, अभी एक सप्ताह पहले की बात है कि आयुष्मान योजना जो है उसमें 655 करोड़ का जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें 2021 हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो वो पकड़ा गया कैसे कि एआई के मदद से। मान के चलिए कि किसी पेशेंट का जो रिपोर्ट है, चाहे वो किसी भी चीज़ का, एआई को दिया गया और वो देखा गया कि वही रिपोर्ट, वही नाम, वही बीमारी इस हॉस्पिटल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल में भी वही डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया और उसके वजह से फर्जी पैसे की निकासी हुई है। तो एआई जो है बहुत हद तक मदद किया है। तो जो टेक्नोलॉजी है, आपकी विभाग भी चाहेगी कि हम टेक्नोलॉजी का मदद लें, और अगर इसमें अगर लग रहा है कि कमी है तो वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ प्राइमरली विभाग करते हैं और विभागों के द्वारा बिहार सरकार की पूरी टेक्नोलॉजी की जो नीति है, एआई पर बहुत ज़्यादा जोर है, टेक्नोलॉजी पर विभागों में बहुत ज़्यादा जोर है। एक टेक्नोलॉजी का विभाग ही अलग है पूरे बिहार सरकार में, उसके अलावा हर विभागों में उस टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब विभाग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो ऐसी जो परेशानियां हैं या ऐसी जो गड़बड़ियां हैं वो शुरू में ही पकड़ में आ जाएंगी और निश्चित रूप से विभाग को इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद भी अगर कोई मामला आता है प्रकाश में तो निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करेगी उसके ऊपर में, वो किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद अगर लगता है कि नहीं, इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी की ज़रूरत है, कई सारे मामले हमारे पास में विभाग से रेफ़र होके आते हैं जिसमें विभाग ने ऑलरेडी जांच कराई होती है। विभाग को लगता है कि नहीं, ये मामला आपराधिक भी लग रहा है, ये केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट से बड़ा है, ये आपराधिक मामला, तो हमारे पास भी भेजते हैं और हम लोग फिर उसकी आपराधिक मुकदमों की जांच करते हैं। जहाँ तक आपराधिक मुकदमों की जांच की ज़रूरत है उसमें मैंने आपको बता दिया, फॉरेंसिक साइंस का यूज़, वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज़, ये सब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। विभाग को जो एआई यूज़ करना है वो विभाग कर रहे हैं और मुझे जो जानकारी मिल रही है निश्चित रूप से बिहार में एआई और टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज़ से भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो इसलिए दिख रही हैं कि पब्लिक से जुड़े हुए विभाग हमारे पास में आते हैं और जो कार्यालयों में किसी भी नाम पर रिश्वत मांगे जाने की संस्कृति है या काम हो गया है तो रिश्वत मांगे जाने की संस्कृति है, या आपके ज़मीन का कोई काम है अटका हुआ है, मुझे कुछ पैसे दे दो, 5,000, 10,000, 20,000। अमूमन जो हमने एनालाइज़ किया है, जो 101 केस हुए थे पिछले साल, उसमें एवरेज जो राशि है रिश्वत की वो करीब 35,000 एवरेज राशि। मैंने आपको बताया कम से कम राशि 3500 भी है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि भी 5 लाख की भी है। तो एवरेज 30-35 हज़ार की रिश्वत की राशि जो मांगी जा रही है हमारे पास में आती है। 10,000 की भी शिकायत हम लोग कार्रवाई करते हैं और आगे जो भी शिकायत आएगी आप देख सकते हैं और पुराने प्रेस नोट को भी आप देख सकते हैं। लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो सरकारी योजनाओं के लिए जो फंड जारी होता है उस पर कैसे निगरानी करते हैं आप लोग? उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले देखे जाते हैं? देखिए, इस तरह का कोई मामला हम लोगों के प्रकाश में नहीं आया है। एक मामला आया था जिस पे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया और वो विभाग के अंदर से ही मेरे पास मामला आया था, क्योंकि ये जानकारी पब्लिक के पास नहीं है।
ये विभाग के अंदर की जानकारी। तो विभाग भी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और विभाग जब हम लोगों को सूचना देते हैं हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, एक ठेकेदार रिशु श्री के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने कई मतलब आईएएस का नाम लिया था। सीतामढ़ी की डीएम रह चुकी है अभिलाषा शर्मा, भी उनके ऊपर कार्रवाई भी हुआ है। तो ऐसे जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, इसमें अगर इस तरह के मामलों में अगर आप लोग अगर कार्रवाई करते हैं तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है ऊपर से, या कोई प्रशासनिक दबाव देखने को मिला कभी आपको? जिस मामले की आपने बात की वो मामला हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, नहीं, किसी और मामले में दूसरी एजेंसी उसकी जांच कर रही है। और हम लोग जब भी कार्रवाई करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, बिहार सरकार का और उच्चतम लेवल पर हम लोगों को निर्देश है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, और जो भी मामला प्रकाश में आए बगैर भय के, बगैर लोभ के, बगैर किसी दबाव के निश्चिंत होकर कार्रवाई करें। स्वतंत्र रूप से कानूनी पक्षों को देखने के बाद कानूनतः हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसे किसी भी तरीके के दबाव या किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा लीगल प्रेशर की बात हम लोगों के वर्किंग में अभी तक नहीं आई है, और न ही नियमता है, और हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कार्रवाई करते हैं। एक ही अपेक्षा हमारे पास ये रहती है कि जो पब्लिक आए वो अपनी जानकारी लेकर के आए, जिससे हम लोगों को वेरिफिकेशन में कम से कम समय हो लगे, और निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, मान लीजिए कि कोई आदमी शिकायत लेके आया और उसकी शिकायत अगर झूठी निकली, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, झूठी शिकायत पर एक तो हम लोग वेरिफिकेशन के स्टेज में ही उसकी जांच कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरी झूठी शिकायत अगर मैलिशियस फॉल्स आती है तो कोर्ट के द्वारा भी उस पर कार्रवाई की थी, लेकिन ऐसा कोई मामला भी हम लोगों के प्रकाश में नहीं आया है। और ये हो सकता है कि वो जो बात कह रहा है वो नियमतः थोड़ी दूसरी तरीके से बात निकल के ऐसा हो जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं पा रहे हैं कि किसी को ज़बरदस्ती रूप से झूठा फंसाने के लिए ही बिल्कुल ही झूठी कहानी रच रहा है। तो ऐसा मामला हमारे पास में नहीं आया, चूँकि शायद उसको ये डर भी रहता होगा कि अगर हम झूठी शिकायत करेंगे तो हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा, इसलिए इस तरह की शिकायतें हम लोग के पास में कम आई। सर, आपके और आपके विभाग की अगले 5 साल में क्या प्राथमिकताएं होगी? देखिए, प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से सरकारी विभागों में कामकाज बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे सरकारी पदाधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से आम जनता के हित में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आम जनता को डायरेक्ट बेनिफिट भी है और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है। गांव में रोड बन रही है तो सबका बेनिफिट है, लेकिन किसी गरीब को पैसे जा रहे हैं तो उसका इंडिविजुअल हित है। तो इस तरह की लोक लुभावन जो भी योजनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी वो बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए विभाग हम लोग और सशक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। एक प्रस्ताव मैं दूंगा जो जब स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, जिसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जो मैन पावर है, पदाधिकारियों की संख्या है, हमारे यहाँ कर्मियों की संख्या है, हमारे कार्यालय भी, जैसा आपने कहा, कार्यालय भी अलग अलग स्थानों पर खोले जाएं, इसका भी हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं, और प्रस्ताव जब स्वीकृत होगा तो आपको जानकारी मिलेगी। हम चाहते हैं कि हर जिले में या हर प्रखंड में या हर कमिश्नरी में कम से कम प्रारंभिक तौर पर हमारे कार्यालय खुलें, और मुख्य थाना तो यहाँ पर है। वैसे हमारे जो हमारी टीम है वो हर जगह जा कर के वेरिफिकेशन करती है, और हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि लगभग हर ज़िले से, दूर दराज से भी हमारे पास में लोग आते हैं। उनकी और सहूलियत किस तरीके से बढ़े, ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी का कानून कहाँ तक एफआईआर दर्ज कराने में इसको अलाउ करती है भारतीय कानून, तो उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के निगरानी ब्यूरो को सशक्त बनाना, समर्थ बनाना, ट्रेंड मैन पावर को लाना, संख्या बल बढ़ाना, आम जनता की सुविधा के लिए वो सारे स्टेप्स उठाना, और अपने ब्यूरो के ऑफिस को जगह जगह और फैलाना, जिससे कि हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट जनता के बीच में बढ़ सकें। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कामों में एक और काम भी, ये भी हम लोग सोच रहे हैं, जैसा आपने कहा कि आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना, तो किस तरीके से पंचायतों में, क्योंकि अब बहुत सारा काम पंचायतों में हो रहा है, तो किस तरीके से पंचायतों में
मुखिया के पास या कम से कम अंचल में, थाना में, उन लोगों के साथ हम किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करें। क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें या हम टीम बना करके जाएं, तो बहुत समय लगेगा। इस सब पर हम विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी कार्य योजना लाएंगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। जो हमारा फेसबुक पेज है वो पिछले 1.5 साल से लॉन्च किया गया। उसके पहले हमारा फेसबुक पेज नहीं था। तो फेसबुक पेज के माध्यम से भी जो हमारी युवा जनता है, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो नहीं आ पाते हैं, वो कम से कम सूचनाओं को देखते हैं, समझते हैं और फिर वो भी सूचनाएं फैलाते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। सर, एक और ये आखिरी सवाल कि 17वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे अलग अलग विभागों में अपना योगदान देंगे, या जो अभी वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं अलग अलग विभागों में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी नए पदाधिकारी योगदान देते हैं तो वो हमेशा एक शपथ लेते हैं जी। और वो शपथ ये रहती है कि मैं जो भी काम करूँगा वो नियम पूर्वक करूँगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो नियम विरुद्ध हो। संविधान और जो भी उस विभाग के कानून है उनके तहत काम करने का जो उनका शपथ होती है, जो उनका दायित्व है, मेरी अपेक्षा है कि उन दायित्वों के, उन शपथ के तहत उन दायित्वों का निर्वहन करें। आम जनता के लिए ही सरकारी कर्मचारी बने हुए हैं। उनका नाम ही है गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। तो लोक सेवक हैं तो लोक सेवक हैं तो लोक की सेवा करें, जन की सेवा करें। और इस भावना से जो पदाधिकारी काम करते हैं उनको यश और कीर्ति भी मिलती है और उनको अपने आप बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो सभी पदाधिकारी किसी विभाग में योगदान करें, अपने यश कीर्ति के साथ साथ आम जनता की सेवा की भावना से अगर काम करेंगे तो बहुत आनंद होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। वेतन सरकार के द्वारा तय है, नियत है, उसकी बाउंड्री को अगर लांघने की कोशिश करेंगे तो फिर वो इलीगल होगा और ऐसे मामलों के लिए ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बैठा है। अगर आप गलत करेंगे तो जेल जाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपने जो कीमती समय दिया अपना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, जिन्होंने सभी सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।